सो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2, चैप्टर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट। लेक्चर 1 कल हुआ था, दैट वाज ए बेसिक लेक्चर, और उसमें हमने एक स्टेटमेंट की थी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एंड यू हैड क्वेश्चन नंबर 1 to 7 होमवर्क। इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप किसी भी क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन एक का मैच कर लो, डाउट मिलता है साथ साथ देते रहो डाउट। ओके, ये क्वेश्चन चले आगे। यस। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन चेक करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड, तो थर्ड का एसिड वाला पार्ट दिखा दो एक बार। ओके। फोर्थ, सर हम ये जो परसेंटेज चेंज है वो कितने डेसिबल प्लेसेस तक ठीक मतलब छोड़ सकते हैं हम? 2 तक बेटा। 33 जैसे यहाँ पे परसेंटेज थे 33.61 है तो हम 33.6 चलेगा? नहीं, 2 तक तो मिनिमम चाहिए। ओके सर। आगे जैसे 615 हो तो आप इसको 62 भी कर सकते हो। अगर थर्ड प्लेस पे 5 या उससे ज़्यादा हो तो आप इसको 1 को 2 कर सकते हो, या एक इंक्रीज कर सकते हो कोई भी इससे पहले सेकंड प्लेस पे जो है। तो ये जो चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कल भी बताया था आपको मैंने, कैलकुलेशंस बेस्ड है ओनली। आपकी माइनस माइनस और डिवाइड करने और कुछ भी नहीं इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, मैच कर लो फिगर्स ना। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करें। सेवंथ, बिकॉज बैलेंस शीट में कुछ ऐसा है ही नहीं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे वहां तो फिर भी है, कैलकुलेशंस हो सकती हैं, बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है। ओके, डन यहाँ तक बेटा, चलिए फिर आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यस सर। अब नंबर 2 पे स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सेम सब कुछ रहेगा जैसे हमने कल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट के कंपोनेंट्स को या उसके पॉइंट्स को देखा था, जो जो भी उसके अंदर उसके पार्ट्स हैं, हेडिंग, सब हेडिंग और फॉर्मेट सेम रहेगा। सिर्फ आगे हम शेयर होल्डर्स फंड लिख रहे हैं। सपोज मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शेयर होल्डर्स फंड है, तो वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगी। अगर स्टार्टिंग पॉइंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। दैट्स ऑल, रेस्ट पार्ट सेम रहेगा। जैसे आपके पास 8th क्वेश्चन है, देखो यू आर गिवन लीस्ट इंफॉर्मेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लाख, 20 लाख, अदर इनकम 360, 4 लाख। तो आपका टोटल जो इनकम है अब वो ये आ गया। उसमें से टोटल एक्सपेंसिव माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, हेडिंग लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, पहले हेडिंग रहेगा। डेट क्या गिवन है आपकी न्यू बुक्स में, 31 मार्च 2020। हाँ, तो ये फॉर द ईयर एंडेड हो जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है बाय मिस्टेक। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। उसके बाद कॉलम्स के नेम सेम है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और फिर आगे 4 कॉलम्स। चाहे आप हेडिंग दे दो एब्सोल्यूट वैल्यूज या सिंपल लिख दो 31 मार्च 2019, फिर 31 मार्च 2020 रुपीज, फिर परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। 20 लाख से 30 लाख गए, 10 लाख इंक्रीज हुआ रेवेन्यू। अब ये 10 लाख 20 लाख का कितने परसेंट है, 50% है। कुछ चीज़ें तो वैसे ही हमें पता है बिना कैलकुलेट किए। और उसके बाद अगर हम 40,000 की बात करें, 40,000 4 लाख का कितने परसेंट है ये भी पता है हमें, 10% है। लेकिन ये डिक्रीज की परसेंटेज है। इट मीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुआ है हमारा इस साल, बट अदर इनकम्स डिक्रीज हुई हैं।
टोटल इनकम में अगर देखें तो टोटल इनकम ओवरऑल, अब देखो वर्टिकली ये लिंक बन सकता है, जैसे कल बताया था आपको कि 10 लाख का 40,000 से लिंक बनेगा। 10 लाख की इंक्रीज है, 40,000 की डिक्रीज है, तो रेस्ट फिगर कितनी आ गई? बेटा आ रही साउंड आपको? ऑडियो क्लियर है? यस सर। 9,60,000 हमारा रेस्ट आ गया। वो यहां से भी हम निकाल सकते हैं 10 लाख माइनस 40,000, या वैसे आपको तो हमेशा हॉरिजॉन्टली देखना है 24 लाख और 3360 में डिफरेंस कितना है, ये मैच होना चाहिए आपका ना, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से। जैसे आपने यहां से मैच कर दिया, इस तरह से भी देख लिया आपने कि 10 लाख में से 40,000 माइनस होंगे तो 960 आएगा। मेगा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का, सेम है, जस्ट पर्टिकुलर चेंज हो गया बस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, टोटल इनकम आ गई 9,60,000 से हमारी टोटल इनकम इंक्रीज होगी, और 960, अब यहां देखो 9,60,000 जब मैं लिखूंगा तो मैं 4 जीरोस को लिखूंगा ही नहीं, राइट, डिवाइड बाय 240, तो 96 जो इंक्रीज आया है वो 240 पे आया है इंटू 100, तो वो हमें वैसे भी टेबल पता है 24 इंटू 496 होता है, दैट इज 40%। फिर लेस एक्सपेंसेस, अब देखो ये ओपन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देखो अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बना के नहीं दी, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो इतना ही है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हो, कैसे बनती है आपको याद है, और आप उसको यहाँ प्रेजेंटेशन में लेके आ रहे हो। तो पर्टिकुलर्स का कॉलम आपका कॉन्सेप्ट है, आगे तो अमाउंट्स गिवन है, माइनस करना आपको आता है, डिवाइड करना आपको आता है, टीचिंग इसमें कुछ है नहीं है यहाँ पर। मीन्स अगर मैं ना भी कर रहा हूँ तो भी आप ये खुद कर सकते हो। लेस एक्सपेंसेस, इतना इजी है पार्ट। अब आप 24 लाख में से 12 लाख माइनस कर दोगे तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 24 लाख माइनस 12 लाख इज इक्वल टू 12 लाख। ऐसे ही 3360 माइनस 21 लाख इज इक्वल टू 1260। आगे तो चेंज है बस, 12 और 21 में डिफरेंस 9 का है, 9 12 का कितने परसेंट है? 75% है। आगे 60,000 12 लाख का कितने परसेंट है? 5% है। इट मीन हमारा जो प्रॉफिट है इस साल वो 5% इंक्रीज हुआ है। क्लियर है सबको? चलिए आगे। एंड आउट, नो सर। इट्स वेरी सिंपल। अब जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे वहां हमें समझना होगा बस, बाकी तो सेम है। आज बाकी सब क्लासेस तो, आज बाकी सब बैचेस ऑफ हो गए थे, +1 का भी और इकोनॉमिक्स का भी। आपकी क्लास लग रही है अभी फर्स्ट आज, नॉट फीलिंग वेल। आज फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा लग रहा था मुझे, फीवर लग रहा था। ट्रेनिंग भी होती है फुल डे आज, ऐसे ही वेदर भी खराब चल रहा है। 9th क्वेश्चन, कहीं पे लगे कि मेरी साउंड क्लियर नहीं तो बता देना, थोड़ा सा स्ट्रेस प्रेस करके बात कर रहा हूँ मैं, थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। 9th क्वेश्चन में अब देखो यहाँ कुछ कैलकुलेशंस आएंगी, कैसे आएंगी देखो बेटा। टैक्स रेट है 30%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 45 लाख, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10 लाख, अदर एक्सपेंस 5 लाख। तो इट मीन्स हमारा जो पहला हेडिंग है वो तो यही है, ये आपका टोटल इनकम बन जाएगा।
उसमें से अब आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड अदर एक्सपेंस को, ये दूसरा हेडिंग बन जाएगा। फिर दोनों को माइनस करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, बस इतना ही है। 30% टैक्स कैलकुलेट करना है आपको। बैलेंस शीट में कैलकुलेशन नहीं है ना, क्योंकि बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट है जिसमें सब कुछ हमें अमाउंट्स गिवन है, बस आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रेजेंट ही करना है। पर प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेशंस हैं, एक्सपेंसेस को लेके कैलकुलेशन हो सकती है, टैक्स को लेके हो सकती है। तो अब देखिए आपके सामने है, कोई डाउट है बताइए। सो हेडिंग देंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना हमेशा फॉर द ईयर एंडिंग आना है यहाँ पर, फॉर द ईयर एंडिंग एंडेड एक ही बात है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आगे अगेन 5 कॉलम्स रहेंगे, पर्टिकुलर्स। सीरियल नंबर कॉलम बनाना है तो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स होते हैं ना हमारे, तो इसलिए रेकमेंड कर देते हैं 1 2 3 4। लेकिन इसको हम पर्टिकुलर्स के अंदर भी लिख सकते हैं, गॉट इट ना। तो ये कॉलम पर्टिकुलर का ही पार्ट है, रहेंगे 5 कॉलम्स ही हमारे ये। नोट नंबर का कॉलम तब बनाओ अगर हमें कोई नोट की नीड है। नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट में तो होते ही है ना, यहाँ अगर नोट नंबर की नीड है तो नोट नंबर का कॉलम भी बना सकते हो। अदरवाइज एनालिसिस के लिए 5 कॉलम्स ही होते हैं हमारे। उसके बाद एब्सोल्यूट फिगर्स आगे 17 18 18 19। एब्सोल्यूट चेंज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख इंक्रीज हुआ, सेम वही बेटा 25 लाख। 20 लाख का कितने परसेंट है, आप देखो ये ज़्यादा हो गया ना। 25 लाख, 20 लाख का कितने परसेंट है, ऑब्वियसली 100 से ज़्यादा हो गया, तो ये 125 आ गया। इट मीन्स हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 125% इंक्रीज हुआ है, 100% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर 20 लाख में 20 लाख ऐड करें तो 40 लाख होते हैं ना, तो यहाँ 25 लाख इंक्रीज हो रहे हैं, तो 125% इज द आंसर। तो ये एक अलग परसेंटेज होगी 125, इसका दूसरी परसेंटेज से कोई लिंक नहीं होगा। आगे है एक्सपेंसेस। अब सेकंड, अब ये प्रेजेंटेशन है, देखो बेटा ये जो पार्ट है ना, बस ये आपके लिए है मेन। ये आपको ऐसे ही बनाना है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस हैं, ए एंड बी नंबर यूज कर सकते हो इनके लिए आप। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस, आगे सेम है 8 लाख 10 लाख, डिफरेंस इज 2 लाख। अब 2 लाख, अब आपको पता है 5 जीरोस की बात हो रही है, 2 लाख 8 लाख का कितने परसेंट है, तो सीधा दिख रहा है 1/4, 25%। तो जीरोस लिखने का काम नहीं करना आपने, जीरोस को इग्नोर करना है। 2 लाख और 8 लाख को डिवाइड करना है तो 2/8 ही है, वो तो वैसे भी इजी है, 2/8 इज 1/4, 25%। तो जितना कम लिखोगे उतना ही जल्दी सॉल्व होगा। अदर एक्सपेंसेस 2 से 5 कितने इंक्रीज हुआ 3। अब 3 2 का कितने परसेंट है, तो ये भी ज़्यादा है। अगर इंटू 100 करें तो कितने परसेंट आ गया, 150% आ गया। तो इस तरह से करना है हमें। देन फिर टोटल एक्सपेंस आएगा। अब ये चीज देखिए ध्यान से कि अब आपका थर्ड जो हेडिंग बन रहा है, 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 एक्सपेंसेस, जो थर्ड है वो टोटल एक्सपेंसेस है, जिसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो ब्रैकेट में, क्या दिखा सकते हो, A plus B। हाँ
ए प्लस बी, आपकी चॉइस है। तो ये चीज़ें मतलब कितना स्टैंडर्ड नहीं होती हैं, दिखाओ तो बेटर। ए प्लस बी 10 लाख, तो हमने ऐड कर दिया इसको, तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अब आपका जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा यहाँ पे अदर इनकम तो है नहीं कोई, आप चाहो तो अदर इनकम से लिख के डैश डैश लगा के चल सकते हो, टोटल इनकम तो जरूरत नहीं उसकी। तो हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही टोटल इनकम है ना, तो इसलिए यहाँ हमने अदर इनकम को लिया ही नहीं। तो 20 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 10 लाख टोटल एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख। 45 माइनस 15 30 लाख, इंक्रीज 20 लाख, और फिर वो 20 लाख, वो 20 लाख 10 लाख का कितने परसेंट है, 200% है। लेस टैक्स, अब इसका रेट गिवन है 30%, तो 30% किसका करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख है, 10 लाख का 30% 3 लाख, और 30 लाख का 30% 9 लाख, तो टैक्स भी इंक्रीज हो गया 6 लाख से। पर ये सारी माइनस की फिगर्स हैं, गॉट इट ना। तो ये, तो यहां ध्यान रखो प्रेजेंटेशन का, नहीं तो एक क्वेश्चन भी इनफ है। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपके माइंड में ये प्रोफॉर्मा फॉर्मेट सेट हो जाए। ब्रैकेट्स कहाँ हैं, कहाँ हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। 3 लाख 9 लाख दोनों ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि वो लेस कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 6 लाख भी ब्रैकेट में आ गई, क्योंकि वो 6 लाख ऊपर 20 लाख से माइनस हो जाएंगे। लेकिन इंक्रीज है कि डिक्रीज है, यहाँ देखो ध्यान से बेटा। 3 लाख से जब 9 लाख गए तो 6 लाख तो इंक्रीज किए हैं, बट करने माइनस में हमें, इसलिए हमने उसके आगे ब्रैकेट लगा दी। अदरवाइज है तो ये इंक्रीज ना, तो जो जो परसेंटेज है वो इंक्रीज की परसेंटेज है। इट मीन हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 200% इंक्रीज हुआ है, तो टैक्स भी ऑब्वियसली उसी रेशो में इंक्रीज होगा, 200% इंक्रीज होगा। पर इंक्रीज का परसेंटेज है ये, तो 200 के आगे ब्रैकेट नहीं लगानी। ये 3 लाख 9 लाख 6 लाख सब पॉजिटिव है ये, ओके। ब्रैकेट का मतलब लेस हो रहा है यहाँ पे, या तो ब्रैकेट हटा दो तब भी चलेगा, क्योंकि हमने आगे लेस लिख दिया ना, ये भी एक वे आउट है। जब हमने लिख दिया लेस टैक्स 30%, तो 3 लाख, अगर आपको लगे कंफ्यूजन तो ब्रैकेट मत लगाना, मतलब ये पॉजिटिव फिगर्स है लेकिन नेगेटिव नहीं है। 3 लाख और 9 लाख माइनस करने हैं, और 6 लाख भी माइनस करने हैं, लेकिन है पॉजिटिव इंक्रीज है, तो 200 बिना ब्रैकेट के दिखाया जाएगा। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 721, 14 इंक्रीज हुआ। अब ये देखो 14 लाख इंक्रीज हुआ है 7 लाख पे, ये भी कितने परसेंट हो गया, 200। 200। 200%। नेक्स्ट चलते हैं। और देखो 10th क्वेश्चन आपके सामने है, 2016 कंपार्टमेंट में आ चुका है क्वेश्चन ये। अब इसमें क्या खास है, कुछ भी नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टैक्स रेट, टू डू एज ए होमवर्क, हो जाएगा ना। सर टैक्स रेट डिफरेंट हो सकता है, टैक्स, हाँ तो 2 साल का जैसे डिफरेंट हो 30% सकता है, है। हाँ एटी हो का सकता है, 40% हो हो जाएगा। सकता है हाँ। अगर नेक्स्ट ईयर या इंक्रीज हुआ है तो 40% हो सकता है वो, या डिक्रीज हुआ है तो भी डिफरेंट रेट भी हो सकता है। अब यहाँ देखो ए बी सी लिखा नहीं हो तो ये हम हमारी चॉइस है, ये सब कुछ मेन हेडिंग वही रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नंबर 4 लेस टैक्स, नंबर 5 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आप इसको ए बी सी डी लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 11th क्वेश्चन में चेक करो बेटा, पॉइंट न्यू मिल रहे हैं नहीं। यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिए तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आपके लिए।
ठीक है जी। कर लेंगे 11th क्वेश्चन। यस। सो आज की इस लेक्चर में ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर प्रोवाइड नहीं की क्लास आपकी। आज ये हो जाएगा तो आपका होमवर्क क्रिएट हो जाएगा, तो ट्यूसडे जब मिलेंगे तो चैप्टर ओवर हो जाएगा हमारा ये। अच्छा, आप में से किसी को भी अगर फाइनल काउंट्स करना हो, सम टाइम्स ऐसा होता है कि +1 में फाइनल काउंट्स हमने किया नहीं होता या अच्छे से नहीं किया होता, तो फाइनल काउंट्स वो चैप्टर है जिसकी नीड हमेशा पड़ती है। जैसे अभी आपको एनपीओ चैप्टर है सिलेबस में, वो भी फाइनल काउंट्स का ही नेक्स्ट लेवल है। फिर जब आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे, कहीं भी बीकॉम करो, बीबीए करो या कोई भी कोर्स करो आप, या प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाओगे, फाइनल काउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वहाँ पे। तो अगर किसी को करना हो तो मंडे ऑल्टरनेट +1 का बैच होता है सेम 3:30 पर, तो आप चाहो तो उस बैच में आ सकते हो। तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी को कराना हो। आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ अपना टाइम मैनेज करना है। मंडे ऑल्टरनेट क्लास है, 3:30 to 5:30 होती है क्लास वो। तो उसमें फाइनल अकाउंट्स मैंने स्टार्ट किया, जस्ट एक लेक्चर हुआ है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपको लेना हो। इट्स वेरी सिंपल, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जैसे उस पर डिस्कशन हुई है। तो आज संडे को सेकंड लेक्चर था उनका, जो आज मैंने क्लास नहीं ली उनकी, तो कल होगा अब उसका उनका सेकंड लेक्चर। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे डिस्कशन चलेगी अभी, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर मार्शलिंग और एसेट्स होता है, उसमें दो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है, परमानेंस, वो सब चीज़ें आएंगी आपके सामने ना। फिर एडजस्टमेंट्स आएंगी। तो जिनको भी लगे कि +1 में फाइनल अकाउंट्स नहीं किया, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है ना, अदरवाइज आप इन्हीं दिनों में लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अब आपके लिए वो ओवर हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो यू मस्ट डू दैट ना, आपको करना चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एवरी ईयर मैं स्टूडेंट्स को ऑप्शन देता हूँ +2 के, जिनको लगता है। एक और चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स के बाद, अभी पेंडिंग है उनका, रेक्टिफिकेशन, बिकॉज उन्होंने बिल द चेंज के बाद फाइनल अकाउंट स्टार्ट करवा लिया, स्कूल्स में फाइनल अकाउंट स्टार्ट किए। तो रेक्टिफिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जिसके थ्रू हमारा पूरा डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मीन्स मैं ये बोलता हूँ कि किसी को अगर +1 का पूरा बेसिक्स करना हो ना एक ही चैप्टर में, तो वो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहाँ पर मैं अपनी रिसर्च भी शेयर करता हूँ। हम अलग तरीके से करवाते हैं उस चैप्टर को। तो अगर आपको लगे कि फाइनल अकाउंट्स और रेक्टिफिकेशन आपके लिए +1 में अच्छे से नहीं किया आपने, उसे जरूर करना है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल चैप्टर्स है दोनों। डेप्रिसिएशन का एक लिमिट है, जैसे +2 में इतना यूज नहीं हो रहा। बिल्स ऑफ चेंज, बीआरएस, ये कहीं आते ही नहीं है। कैश बुक या बाकी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेजर जर्नल एंट्रीज का नॉलेज में होता ही है। तो अगर किसी को जर्नल, लेजर, रेक्टिफिकेशन और फाइनल अकाउंट्स आते हैं ना, तो वो इजिली अकाउंट्स में आगे बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको उसको आएगी कहीं भी, ग्रेजुएशन में भी। वापस आते हैं 12th क्वेश्चन, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, ज़्यादातर तो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देखते हैं आजकल, तो उनके लिए भी है ये मैसेज। यू मोस्ट वेलकम किसी वन हो। अब यहाँ देखो बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया इन्होंने, कॉस्ट ऑफ। अब क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेस में ही खेल रहे हैं आपके साथ, बस और कुछ भी नहीं है। एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसेस की लिस्ट है, उसके सब सब हेडिंग्स हैं, तो उसमें से सारे तो देंगे नहीं, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो कोई भी 2, 3 या 4 दे देते हैं, वो मोस्टली 3 चलते हैं ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस का नेम है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है एक तरह से, 2019 का। टैक्स रेट 40%। आपका प्रेजेंटेशन वही रहेगा। नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम। इतने क्वेश्चन देखने के बाद तो याद हो जाएगा, और फिर जब होमवर्क करोगे तो पक्का हो जाएगा। और फिर इस चैप्टर को छोड़ दो, बस एक बार होमवर्क करके दोबारा इसको रिवाइज करने की, प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। सीधा फाइनल एग्जाम में आप इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसे भी यूज करना हो कर सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेस एक्सपेंसेस, फिर जितने भी हैं ABC लिखना बेटर ही है अगर लिखोगे तो। टोटल एक्सपेंसेस, ये दो हेडिंग्स मेन है, 1 और 2। तो थर्ड है 1 - 2, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लॉस भी हो सकता है आपको कभी, अगर लॉस होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लो 1 साल का लॉस आ जाए तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, लॉस पे नहीं लगेगा। अगर आपको बिजनेस में लॉस हो जाए तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो कमिंग 7 to 8 ईयर्स तक। मीन्स अगर किसी को 10 लाख का लॉस हो गया और उसको अगले साल 3 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसका नो टैक्स बनेगा। फिर 2 लाख का प्रॉफिट और नो टैक्स। तो अपने लॉस को वो सेट ऑफ कर सकता है आने वाले ईयर्स के प्रॉफिट के साथ। ये एक इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है, आपके लिए यूजफुल नहीं, यहाँ पे नॉलेज के लिए बताइए आपको। तो टैक्स रेट 40% गिवन है, तो 40% अप्लाई कर दो। तो कितना प्रॉफिट आया? 360। 360 का 40%, 480 का 40%। ठीक है, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको अपने पास आएगा। 144 माइनस 192 इंक्रीज हो रहा है 48। अब 48 144 का कितने परसेंट है? बस यहाँ आपका हार्डवर्क है, यहाँ टाइम लगता है बस एग्जाम में ना परसेंटेज निकालने में। उसमें से कुछ परसेंटेज तो बहुत ईजी होती हैं। अगर वो 100 है, 50 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, इवन आप इनको याद भी कर सकते हो। देखो 1/10 ईजी होता है। अगर हम देखें 1/5 ईजी है, 1/4, 1/2 ये सब ईजी हैं। मीन्स 10%, 20%, 25%, 50% या 100%, ये तो बहुत ईजी है ही है ना। और अगर 1/3 हो, अगर लगे कि 1/3 चेंज है तो 33.33, ये भी ईजी है आपके लिए। अगर आपको लगे कि 1/8 चेंज है, वो 12.5 होती है, 12.5%। और आपको लगे कि 1/6 चेंज है तो 16.67 होती है। तो ये तो फिक्स है ना। 16 6 96, बाकी 100 बन जाता है इससे। 12 8 96, बाकी का 100 बन जाता है। तो ये ऑलमोस्ट इसमें कवर होगी। तो अगर इनमें से कोई आता है, और देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सारी वही थी, 100%, 50%, 33%, 75 3/4 हो जाता है। तो अब आपको सिर्फ समझना है कि 120 360 का 1/3 है। तो यहाँ कॉमन सेंस की नीड है। गॉट इट? क्या बोल रहा हूँ मैं? साउंड आ रही है सबको? यस सर। यहाँ बेटा आपकी कॉमन सेंस की नीड है। अब कॉमन सेंस की बात करता हूँ मैं आपके साथ। कुछ स्टूडेंट कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे, बस वो ऐसा लिखेंगे। और वर्स्ट है अगर वो ऐसा लिखेंगे। कुछ को तो मैं देखा भी ऐसे लिखते हुए, कॉपी की बैक साइड पे जाके, कॉपी की बैक पेजेस पे जाते हैं, इतना लिखते हैं, लिख के इसको ऐसे काटते हैं, उनको मजा आता है ऐसे करने में। फिर इसको करते हैं 1, फिर 3। ये बच्चों वाली चीज कर रहे हो आप, 12th क्लास में हो, सीनियर मोस्ट क्लास हो आप स्कूल की, आप ऐसे करोगे क्या? फिर उसके बाद और बुरा हालत देखा है मैंने, देखा है ये, मतलब आई डोंट नो आप लोगों का भी है या नहीं। मतलब आप में से कुछ तो ब्रिलियंट बच्चे होंगे जो मैथ्स भी मेन लेके चल रहे हैं, वो तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल टू मच हो जाता है ना, जब हम 3 और 100 लिखते हैं। ये मार्कर चल रहा है इस चीज पे। तो अगर आप 3 और 100 को ऐसे डिवाइड करें, मैं कॉमन सेंस, अब इस स्टूडेंट के पास कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है, उसको डिवाइड करना आता होगा, मैथ्स आता है, लेकिन इस टाइप का मैथ्स हमें नहीं चाहिए ना यहाँ पर। अगर हम इसको 3 को यहाँ लिख के डिवाइड करें इससे, तो कॉमन सेंस है कि अगर कोई चीज 1/3 है तो 33.33% ही होगी ना। और अगर कोई चीज 1/4 है तो 25% होगी, 1/5 है तो 20% होगी, हाफ है तो 50% होगी। अगर सेम सेम है 5 लाख 5 लाख, अब इसको भी डिवाइड करके देखोगे क्या? 5 लाख 5 लाख तो 100% ही होगा। ठीक है, तो जितना कॉमन सेंस से कर लोगे उतना कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन मिलते हैं। आगे फिर देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, टैक्स रेट, सेम है सब कुछ। डू एज ए होमवर्क। अब यहाँ है कि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप चॉइस बेसिस पे चाहे 50% क्वेश्चन कर लेना रिटर्न में, चलेगा। ठीक है, जितने भी हैं उसका हाफ कर लेना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर लेना क्वेश्चन।
क्योंकि सेम क्वेश्चन करवाने का कोई हमारा टारगेट भी नहीं होता होमवर्क में आपको, वो टाइम वेस्टेज है ओनली। यहाँ देखो, ये अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करोगे आप, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 10 ईयर्स का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ये आप प्रैक्टिस करोगे इसको तो। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और इसमें आपको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी, कौन बताएगा क्या मीनिंग इस बात का? यस बताइए। तो बेटा सर क्वेश्चन क्या था? बस ये पूछ रहा हूँ मैं, अदर इनकम परसेंटेज रेवेन्यू ऑपरेशन जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है? सर 15 लाख का 60% कर देंगे, हम्म वो अदर इनकम आ जाएगी, फिर उसमें उसको ऐड करके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस निकाल देंगे, उसका 40%। हाँ, तो ये दो यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि ये जो है वो ये है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जब 60% या 50% करेंगे तो वो हमारी अदर इनकम आ जाएंगी उस साल की। परसेंटेज सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, आपका उसमें कोई लॉजिक नहीं, जो जैसा लिखा है वैसा करना है। फिर जब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात आएगी, वो कहते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल करना है हमें आप यहाँ पर। टोटल कैसे आएगा? वो जब आप ये निकाल लोगे, इन दोनों को ऐड करके आएगा। अब यहाँ क्या होता है कि बस सिली मिस्टेक हो जाती है, 60% करने में हमारी अगर मिस्टेक हो जाए तो टोटल भी गलत आएगा, उसका फिर आगे 40% भी गलत होगा, तो पूरा क्वेश्चन ही क्रॉस आता है एक ऐसी मिस्टेक से। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, बाकी स्टेटमेंट सेम है। उसके बाद आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए, ये क्वेश्चन आप करोगे रिटर्न में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, रेट रीड कर लो, 60 और 50 है ना। तो अब क्योंकि 17 पहले आएगा 18 बाद में आएगा, तो 15 लाख का 60% और 10 लाख का 50%। आगे तो चेंज है बस, 10 to 15 5 लाख, 5 लाख 10 लाख का 50% होता है, 4 लाख 5 लाख का 4/5 होता है, 80% होता है। टोटल इनकम आ गई 15 लाख 24 लाख, डिफरेंस इज 9 लाख। अभी 9 लाख 15 लाख का 60% है, ये सब सेम चलेगा। सिर्फ परसेंटेज यहाँ कैलकुलेशन की बात आती है, तो एग्जाम में मोस्टली देखा गया कि जब क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से कैलकुलेशन डाल देते हैं आपको। फिर उसके बाद फिर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, टोटल का 40 और 30 है, टोटल आ गया 15 लाख, 15 लाख का 30% और 24 लाख का 40%, ये फिगर्स आ गई। फिर आप इनको माइनस कर दोगे, टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। अगर टोटल इनकम को आपने नंबर 3 देना तो दे सकते हो, ये अब आपकी चॉइस है। नहीं, टोटल इनकम को नंबर मत दो, आप 1 में से 2 माइनस करो। अभी हमने 3 दे दिया, तो फिर उसके बाद 1 अदर इनकम, 2 टोटल इनकम को 3 दे दिया हमने। वो नंबरिंग फिक्स नहीं है, कहने का मतलब ये रोमन नंबर चलते जाएंगे जैसे आप देते जाओगे। फिर फोर्थ एक्सपेंस हो गया, अब 3 में से 4 माइनस होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, तो पर्टिकुलर्स पे ध्यान भी देना है, दैट इज कॉन्सेप्ट। आपको वो याद करने वाला पार्ट है, परफॉर्मा प्रैक्टिस से भी, लिखने से भी याद हो जाएगा। और बाकी जो कैलकुलेशन है उसमें सिली मिस्टेक्स होते हैं आपके, इन दोनों पे ध्यान रखना है। आपके बिल्कुल फ्री के बिना टेंशन के 4 मार्क्स है, 3 या 4 इनमें से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा क्वेश्चन इसमें से। लेस टैक्सेस, टैक्सेस कितने परसेंट है? 40% है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% कर दो।
हो जाएगा। देन बेटा सेम क्वेश्चन 15th है। अब यहाँ उल्टा है, देखो अब ये क्वेश्चन भी आप करोगे एज ए होमवर्क, इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हमें गिवन है। अब इसका मीनिंग बताओ, कौन बताएगा? और लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का 125% है। मतलब सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से निकलेगा। हाँ, तो इसका मतलब अगर 13,44,000 ये हो तो हम इसका 125%, तो जितना लिखा बस वो कर दो। अब 125% का एक मीनिंग ये भी तो है ना कि इसका 25% निकाल के इसमें ऐड कर दो। 25% निकाल के इसमें ऐड कर दो, तो 25% का मीनिंग है 1/4 करके। तो मीन्स जितना कॉमन सेंस यूज करोगे 125 का मतलब सिर्फ 25% निकाल लो और वो ऐड कर दो, और 25% का मीनिंग 1/4। तो देखो अब आप लोग मे बी 125 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। एक तो ये तरीका हो सकता है किसी के पास, दूसरा कोई इसको इजी करेगा, है ना, यही है। आप इसको इजी करने वाले हो, आप 5 और 4 करोगे। पर इन सबसे बेटर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 1344 का 1/4 निकाल लो। 25% का मीनिंग 1/4 कितना आएगा, करो इसको। 336 आएगा। तो अगर हम 1344 में 336 ऐड कर लें तो 1680 आ गया। ये ज़्यादा बेटर है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी है। हम कैलकुलेशन को 125% नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 1/4 निकाल के उसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 100% तो वो ऑलरेडी है ही है। ये फिगर 100% तो ऑलरेडी है। इसका 1/4 25% निकाल के अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो 125 बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको बोले 130 150 तो 50% निकाल के ऐड कर दो, 30% निकाल के ऐड कर दो, 125 1 कुछ भी बोल दे वो, है ना, 180 तो 80% करो सर, 80% निकाल के उसको ऐड कर दो। तो 1344 तो नंबर 2 वाली आइटम होगी। पहले इसका 125% निकाल के हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे, और ऐसे ही 6 लाख का 200%। अब ये पता ही सीधा 200% मीन्स डबल, 6 लाख का 200% मीन्स 12 लाख। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, और उसके बाद फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन ही है। अदर एक्सपेंसेस किसका दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। तो मीन्स अब इस क्वेश्चन में अगर आपकी मिस्टेक होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में तो अदर एक्सपेंसेस में भी हो जाएगी। तो 12 लाख का 10% और 1680 का 10%, 120 और 168 हो जाएगा। फिर टोटल आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, इसको एज ए होमवर्क करेंगे आप। 60 क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ये बिल्कुल लास्ट लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 का। 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं +2 का, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो आया था एग्जाम में। फिर कंपार्टमेंट का पेपर हुआ उसके बाद। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। अब ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ऐड होगा, अदर इनकम। अदर इनकम। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुछ इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन ना एग्जाम में। रेवेन्यू ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड होगी, टोटल रेवेन्यू आएगा। उसके बाद तो आपको सिर्फ लिखना ही है बस, देखो बेटा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये एक पॉइंट हो गया। चेंज इन इन्वेंट्री करके दिया है, अगर करके नहीं दिया होता तो आपको ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके चेंज इन इन्वेंट्री निकालना पड़ता। वो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनता है और हम उसको सोल्व करते हैं।
देन अदर एक्सपेंसेस, हो जाएगा ये भी। ये भी इंपॉर्टेंट है 17 भी, ये भी करेंगे होमवर्क में। रीड करो बेटा क्वेश्चन। रीड करो। पहले रीड। यस सर। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। यस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सिर्फ इसमें ये पॉइंट है बेटा, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन क्या होता है, आप सब लोग कर चुके हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस लेकिन जीपी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि दूसरा इसका जो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है, आपने रेशियो चैप्टर कर लिया टर्म 1 में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या दूसरा होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन में। प्लस यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंटरी प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। प्लस क्या किया फिर आपने, ये तो ठीक है आपका, क्योंकि चेंज इन इन्वेंटरी का मीनिंग हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस है, क्लोजिंग माइनस है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मीनिंग भी वही हो गया, परचेज हो गया, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल परचेज्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। गॉट इट ना। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वहां हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वहां हम स्टॉक इन ट्रेड परचेज नहीं करते, गुड्स हम बनाते हैं खुद। तो इसलिए इसमें सब आ गया। और आप क्या ऐड कर रहे हो, ये दो चीजें रहेंगी ना। अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस तो खुद इस पे डिपेंड है। दूसरी बात, अदर एक्सपेंसेस में आपको नहीं पता ना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना सिर्फ। यस तो वेजेस तो वैसे ही एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में चली गई। अब वेजेस के अलावा कैरेज हो सकता है, कैरेज इनवर्ड अगर है तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ही पार्ट बन गया, क्योंकि वहीं पे ले लेते हैं उसको। रॉ मटेरियल परचेज जब करते हैं तो रॉ मटेरियल परचेज के अंदर ही कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाता है। तो कोई चांस लग नहीं रहा कि अदर एक्सपेंस में कोई ऐसा आइटम होगी। और देखो यहाँ पे तो रेवेन्यू ऑपरेशन ले लिया, अदर इनकम ले ली, ये सब ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंस कैसे आएंगे, ये देखो 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 8 लाख का 10% है। बहुत इजी सिंपल है। बस ये आपको एक पहचान चाहिए कि सीओजीएस के अंदर परचेजिंग आती है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स आते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आएगा। समझा की बात। और दूसरा ईयर का 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 लाख।
12 लाख का 15% कितना होगा? $180। तो 8 लाख का 10% 80,000 और 12 लाख का 15% 180, चेंज 1 लाख की। वो सब आगे आते हैं आपको। टोटल एक्सपेंस का हेडिंग बन जाएगा एक, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेस टैक्स, बाकी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का 18। एटीन क्वेश्चन बेटा, आपका जो होमवर्क है वो 18 क्वेश्चन तक का है। 19 क्वेश्चन से कॉमन साइज स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से कॉमन साइज स्टार्ट हो जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे फिर। तो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन आज का 18 क्वेश्चन, क्या इसमें डाउट है आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, जिसका मीनिंग होता है नेट सेल। एक्सपेंसेस में परचेज स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉइज, अदर एक्सपेंस, टोटल नेट प्रॉफिट सब गिवन है। फिर हमें डिटेल बताइए कि चेंज इन इन्वेंटरीज में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये फिगर्स है, अदर एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। अब देखो इसका जो बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है चेंज इन इन्वेंटरीज के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि ये सिर्फ ये समझाया गया है अगर आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो, नोट्स टू अकाउंट्स बना के नहीं दिया। यहाँ तो इन्होंने हमें बना के एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस दिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस या नोट्स टू अकाउंट्स बना के नहीं दिया तो फिर आपको नोट्स टू अकाउंट्स खुद बनाना पड़ेगा, वर्किंग एज ए नोट, वर्किंग नोट जैसे बनाते हैं हम, नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, उसमें हम निकालेंगे ये चेंज इन इन्वेंटरीज और अदर एक्सपेंसेस, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सेलिंग हो, बैड डेट्स हो, रिपेयर हो, कुछ भी हो, अदर एक्सपेंसिव कोई भी पार्ट हो, हमें सिर्फ टोटल लिखना है ऊपर। गॉट इट ना, जैसे कल बैलेंस शीट बताया था आपको, हमें सिर्फ यहाँ टोटल लिखना है बस, 1 लाख एंड 1 लाख, ये जो भी है 2 लाख। तो ये 1 लाख और 2 लाख कैसे आया, वो नीचे नोट्स टू अकाउंट लिखा हुआ है, तो लेकिन अब क्वेश्चन में किया हुआ है तो हमें उसको करने की जरूरत नहीं है, हमारा सिर्फ ये है पार्ट, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना, हमारा वर्क है एनालिसिस करना उसके ऊपर, वो हमें बना के दिया जाएगा। ये हायर अथॉरिटीज करती हैं एनालिसिस, जो क्लरिकल स्टाफ है, अकाउंटिंग स्टाफ है, वो पीएल तक बना के दे देता है। उसके बाद एनालिसिस जो है वो, जैसे कोई एमबीए करके जॉब कर रहा है तो उसको एनालिसिस करने पड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अगर किसी कंपनी का तो वो एनालिसिस करेगा। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो ये काम करती है एनालिसिस की, तो उनको सब बना के दिया जाता है। ठीक है जी, हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। ठीक है बेटा, तो अप टू 18 आपका होमवर्क है। सेकंड स्टेटमेंट हो गया आज हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, क्लास ओवर कर लो। एनीथिंग एल्स? सर लॉस के केस में टैक्स क्यों नहीं लगता? लास्ट के केस में मतलब सर लॉस के केस में सर टैक्स क्यों नहीं लगता? लो बेटा, इलिस्ट्रेशन टैक्स तो इनकम के ऊपर देंगे ना, लॉस के ऊपर टैक्स क्यों देंगे? गवर्नमेंट तो इनकम पे टैक्स लेती है ना, इनकम टैक्स नेम है उसका, लॉस टैक्स तो नहीं ना नेम। सर तो अगर माइनस कर, सर अदर एक्सपेंसेस माइनस करके हमारे पास लॉस आ रही है
और हमको परसेंटेज में गिवन है कि इसका इतना परसेंटेज हमारा अदर एक्सपेंसेस था, तो सर हम निकालेंगे कैसे? फिर एक्सपेंसेस पे ही नहीं पहुंच पाएंगे हम तो ऐसे। नहीं, इतना नहीं वो करेंगे ना आपके लिए, पॉसिबिलिटी होगी तभी करेंगे। ओके सर। लॉस की केस में ऐसा नहीं होगा ना। तो अगर आपको जैसे ही लॉस आता है तो टैक्स रेट अगर गिवन भी है 40% करो, तो आप टैक्स रेट को इग्नोर कर दोगे इस साल के लिए। अगर दोनों साल लॉस है तो दोनों साल का इग्नोर कर दोगे। बिकॉज जब हम कंट्री में इनकम कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें अपना शेयर मांगती है। डायरेक्ट देखो 30-40% शेयर गवर्नमेंट का है। मैं जो भी पैसा कमाऊँ, किसी भी सोर्स से पैसा कमाऊँ, हमारी कंट्री में 20% से लेकर 40% तक गवर्नमेंट का शेयर है सीधा। मीन्स आप 100 रुपीज़ कमाते हो तो ऑन एन एवरेज 30 रुपीज़ गवर्नमेंट को देने देने अपने, और कंपनीज का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट 30% है टैक्स का। यस सर। तो ये तो अगर हम इनकम नहीं कमा रहे, लॉस हो रहा है, फिर तो गवर्नमेंट इवन हमारी हेल्प करेगी ना। वो कहेगी कि इस लॉस को सेट अप कर लो आप अगले आने वाले सालों में, इस साल हमें कुछ नहीं चाहिए। इवन इस लॉस को सेट अप करने के बाद जब कोई प्रॉफिट आएगा कमिंग ईयर्स में, उस पर टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट। ठीक है जी, क्लास ओवर कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Thank you, sir. वेलकम।